हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपना कौन सा लेसन चल रहा है? 8th लेसन, और लेसन का नाम था लागत की अवधारणा। तो लागत की अवधारणा के पहले पार्ट में अपन ने देख लिया था लागत किसे कहते हैं और लागत के प्रकार। कौन कौन से प्रकार देखे थे बच्चों? अपन ने देखे थे मौद्रिक लागत, सामाजिक लागत, अवसर लागत, और फिर लेखे के आधार पर अपन ने इसके 2 प्रकार देखे, व्यक्त और अव्यक्त लागत। अब अपन इसी चैप्टर को आगे पढ़ाते हैं और आज अपन देखेंगे अल्पकालीन लागतों के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? अल्पकालीन लागत। तो बच्चों, अल्पकाल का मतलब पता है ना? शॉर्ट टर्म, मतलब कम समय के लिए जब अपन किसी फर्म या उत्पादन की बात करते हैं तो उसको कहते हैं अल्पकालीन लागतें। तो ये बताइए कि अल्पकाल के अंदर क्या होता है? हमने पहले भी पढ़ चुका है अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंदर कि उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव नहीं है। कुछ साधनों में परिवर्तन होता है जबकि कुछ साधन तो स्थिर रहते हैं। इसलिए हमारी जो अल्पकालीन लागतें होगी वो भी 2 प्रकार की होगी। कौन सी 2 प्रकार की? अल्पकालीन कुल स्थिर लागत और अल्पकालीन कुल परिवर्तित लागत। अब मैंने क्या इसके अंदर पहले से आपको शॉर्ट टर्म दिया है ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसके ऊपर ऐसा टेबल आएगी और उस टेबल को भी आपको पूरा करना होगा। तो वापस से रिपीट करती हूँ कि अल्पकालीन लागतें कि हमने 2 तरह से बांटा है, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के साधन सभी परिवर्तित नहीं होते, कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन को अपन परिवर्तित करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग अपन लागतों को भी 2 प्रकार से बांट रहे हैं, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत। अर्थात जो लागतें अल्पकाल में बदल नहीं जाती, चाहे उत्पादन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, वो लागतें लगेगी। अब आप कहेंगे कि अल्पकाल में स्थिर लागतें कौन सी होती है जबकि उत्पादन नहीं हो रहा है? देखिए बच्चों, एक बार आपने कोई उत्पादन का कार्य चालू कर दिया है और तो आपको क्या बिल्डिंग का किराया देना ही है, चाहे आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यदि आपने कोई इंश्योरेंस करवा दिया है, आपने किसी से पूंजी ली है तो उसका ब्याज देना है। तो कुछ ऐसे खर्च हैं जो उत्पादन बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट आपको देने ही है। तो ये लागतें कहलाती है स्थिर लागतें और उनको हम कहेंगे कुल स्थिर लागत। लेकिन कुछ लागतें ऐसी होती है जो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़ती है तो उन्हें कहते हैं परिवर्तित लागतें या कुल परिवर्तित लागतें। और ये लागतें कौन सी होती है? जैसे कच्चा माल, यानी कच्चा माल जब हमारा उत्पादन बढ़ेगा तभी तो हम कच्चा माल लाएंगे। तो फ्यूल है, ईंधन है, ये सब चीजें क्या होती है कि परिवर्तित होती रहती है, इसलिए इन्हें कहते हैं कुल परिवर्तित लागत। टोटल वर्चुअल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कुल स्थिर लागतें। अब कुल स्थिर लागतों के अंदर यदि हम दोनों को जोड़ दें, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत दोनों को जोड़ दें तो हमारी आती है कुल लागत। देखिए, जो TFC यानी कुल स्थिर लागतें जो कि हर हाल में देनी ही है, ये हमेशा स्थिर रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। पूरी उत्पादन प्रक्रिया के अंदर हम कुल स्थिर लागतों को स्थिर रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वृद्धि नहीं होती है। लेकिन जो हमारा TVC है, कुल परिवर्तित लागतें, वो उत्पादन प्रक्रिया के साथ बढ़ती है। और किस प्रकार बढ़ती है वो हम सारणी और ग्राफ के द्वारा देखेंगे। लेकिन यदि हम TFC और TVC दोनों को प्लस कर देते हैं तो TFC प्लस TVC अपना आ जाता है टोटल कॉस्ट मीन्स TC। आया समझ में? तो 3 चीजें अपन ने पढ़ ली है। इसके हम पूरे वैसे तो 7 प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन हमने 3 चीजें पढ़ी, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तित लागत, और उन दोनों को जोड़ दिया तो अपना आ गया कुल लागत। अब यदि हम कुल स्थिर लागत में उत्पादन की इकाई का यानी उत्पादन की मात्रा का यदि अपन भाग दे देते हैं तो हमको औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? औसत स्थिर लागत। किसके अंदर? यदि हम कुल स्थिर लागत यानी ऐसी लागत है जो परिवर्तित नहीं हो रही है, यदि हम उसमें उत्पादन की मात्रा यानी हमारा कितनी क्वांटिटी का उत्पादन हो रहा है उसका यदि हम भाग दे दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? औसत स्थिर लागत। इसी प्रकार जो हमारा कुल परिवर्तित लागत है उसके अंदर हम उत्पादन की मात्रा का भाग दे दें तो हमें प्राप्त होता है कुल परिवर्तित औसत परिवर्तित लागत। ए मतलब एवरेज, बी मतलब वर्चुअल और सी मतलब कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वर्चुअल कॉस्ट। कुल परिवर्तित लागतों में उत्पादन की मात्रा का भाग देने पर औसत परिवर्तित लागतें आती है, जबकि कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देने पर औसत स्थिर लागतें प्राप्त होती है। तो 1 2 3 4 5 अपने इसके अभी 5 प्रकार पढ़ लिए, और पांचों प्रकार को किस प्रकार से सारणी के द्वारा और ग्राफ के द्वारा मैं आपको एक बार बता देती हूँ। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इसके भी आगे टाइप्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैंने एक सारणी बनाई है जिसमें हमने उत्पादन की मात्रा को हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अब मैंने आपको बच्चों पहले ही कहा था कि कुल स्थिर लागतें वे लागतें हैं
जो हर स्थिति में स्थिर रहती है, जैसे मकान का, उस बिल्डिंग का किराया है, इंश्योरेंस की किस्तें हैं, है ना, पूंजी पर ब्याज है, तो ये सब कुछ स्थिर लागत हो गई। अब जो अपना जो टीवीसी है वो मैंने आपको बताया था कि उसमें चेंज आएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो टीवीसी है ना, कुल परिवर्तित लागत है 0 से 8, 8 से 14, 14 से 18 और इस तरह से बढ़ती गई। तो हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। ये 0, ये हमारा एक्स अक्ष और ये हमारा वाई अक्ष। इधर का आप ले लीजिए लागतें तीनों तरह की, यानी इसको अपन लागतें या कॉस्ट लिख लीजिए, और यहाँ पर ले लो उत्पादन की मात्रा। अब देखो कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है तो हमारा कुल स्थिर लागत तो क्या स्थिर है, तो हमने इसको एक्स अक्ष के समांतर इसका ग्राफ बन गया, क्योंकि कुल स्थिर लागतें स्थिर होती है। लेकिन जो कुल परिवर्तित लागतें क्या का ग्राफ मैंने कैसे बनाया है, पहले इस तरह से आ रहा है और फिर इस तरह से आ रहा है। अब आप कहेंगे कि मैम ने टीवीसी का ग्राफ इस तरह से क्यों बनाया, तो बच्चों देखिए कि जो टीवीसी बढ़ तो रही है लेकिन इसकी दर अलग अलग है। यहाँ 8 से 14, यानी पहले तो 0 से 8 ज्यादा दर, यहाँ पर दर ज्यादा है लेकिन वापस दर कम हो गई, फिर दर कम हो गई, फिर बढ़ रही है। तो इसकी जो टीवीसी की बढ़ती तो है टीवीसी, लेकिन उसकी दर है वो पहले अधिक फिर कम और फिर अधिक इस तरह से हो रही है। इसलिए जो टीवीसी का ग्राफ है वो इस तरह यू एस आकार का बनता है, उल्टे एस आकार का बनता है। और हमारा जो टीएफसी है वो तो एक्स अक्ष के समांतर है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, मैंने कहा था ना कि टीसी कैसे आता है, टीवीसी प्लस टीएफसी, कुल परिवर्तित लागतें प्लस कुल स्थिर लागतें, दोनों को जोड़ दिया तो हमारा कुल लागत आएगा। तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10 + 0 10, 18, 1 और 2 24, 28, 34, 3 और 1 44 एंड 60। तो ये हमारा आ गया टीसी, जो कि हमारा ये ग्राफ हो गया टीसी से। क्यों, क्योंकि हमारा जो टीएफसी, हमने टीएफसी को तो एक्स अक्ष के समांतर हो गया, और टीवीसी 0 से चालू होता है। क्यों, क्योंकि टीवीसी पहले दिन से ही धीरे धीरे बढ़ना चालू हो रहा है, लेकिन जो टोटल लागत है उसको हमने यहाँ से चालू किया है, क्योंकि जब कुल लागत तब आती है जब इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ अपने कितने प्रकार हो गए अपने तक, यहाँ पर 1, 2 और 3 चीजें अपन ने पढ़ ली। अब अपन ने बात करी थी औसत स्थिर लागत की। तो मैंने बताया था कि औसत कुल स्थिर लागत में यदि हम उत्पादन की मात्रा का भाग दे दें तो औसत स्थिर लागतें प्राप्त होती है। तो ये औसत स्थिर लागत के लिए मैं क्या करूं, औसत कुल स्थिर लागत के अंदर मैं किसका भाग दे दूं, Q का। तो 10 में 0 का भाग लगा दो, तो पहले तो 0 ही हो जाएगा, फिर 10 में 1 का 10, 10 में 2 का डिवाइड करा 5, फिर ये 3 3 9 3.3, 10 में 4 का 4 2 8 और अप्रोक्स 2.5, ये 2 और ये 6 1 6 और 6 6 36। तो आप देखिए कि औसत स्थिर लागत कैसे हो रही है, पहले बढ़ी फिर कम हुई और कम हुई। तो अभी हम आगे इस वाले ग्राफ के बाद में आपको तीनों तरह के और भी ग्राफ बता के बताऊंगी किस प्रकार एएफसी और एबीसी और एसी और एमसी, इन चारों के ग्राफ अपन एक ग्राफ के अंदर बनाएंगे। तो अभी आपने देखा कि एएफसी क्या है, एएफसी के लिए अपन को क्या करना, एएफसी मतलब औसत स्थिर लागत, और कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देते हैं तो औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है, और जिसको हमने इस सारणी के द्वारा भी निकाला। अब हम बात करते हैं औसत परिवर्तित लागत। तो औसत परिवर्तित लागत के लिए बच्चों ऐसा ही है कि कुल परिवर्तित लागत में हम उत्पादन की इकाई का भाग दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, औसत परिवर्तित लागत। तो भाग दे देते हैं अपने पास यहाँ पर क्या है, टीवीसी है, टीवीसी के अंदर अपन को तो ये आ गया 0, 8 में 1 का डिवाइड किया 8, 2 7 जा 14, 3 6 जा 18, 6 4 जा 24 और ये आ जाएगा 5 6 जा 34, 5 6.8 अप्रोक्स, और ये आ जाएगा 8 अप्रोक्स 6 2 जा 18। तो जो औसत परिवर्तित लागत है वो 0 से 8 हुई, पहले बढ़ी फिर कम हुई फिर कम हुई और इस तरह से चलता गया। तो 4 6 जा, तो ये आ गया आपका औसत परिवर्तित लागत। अब मैंने आपको बताया था कि औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तित लागत दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपका औसत लागत आ जाएगा। हम भी यहाँ यही करते हैं, इसको प्लस कर दे देते, 10 और 8 18, 12, 6 और 3 9.3, 8.5, 8.8 एंड 8 और 9.8, इन दोनों को प्लस कर दिया तो अपना क्या आ गया, ये आ गया एसी मतलब औसत लागत। अब अपना सिर्फ बचा है एमसी यानी सीमांत लागत। बच्चों मैंने पहले भी कहा था सीमांत वर्ड आता है मतलब समझ जाओ चेंज में चेंज का भाग देना है। कुल लागत पर में परिवर्तन के अंदर हम उत्पादन की इकाई में परिवर्तन का भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है, सीमांत लागत, अर्थात उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने के लिए हमारी कुल लागत में क्या चेंज आता है,
उसे ही हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत। जैसे आज हमारी कंपनी के अंदर 100 मोबाइल बन रहे, तो कुछ खर्चा आ रहा है। 100 मोबाइल बनने का खर्चा समझ लो 1 लाख रुपया आ रहा है, और यदि हमने 101 मोबाइल बनाए तो हमारा खर्चा 1,10,000 आया। तो सीमांत लागत क्या हो जाएगी, ऊपर तो आप कर दीजिए 1,10,000 में से 1 लाख माइनस कर दो, और नीचे 10 में से 11वां मोबाइल बना तो 11 माइनस 10 कर दीजिए। तो टोटल खर्च में डिफरेंस अपॉन टोटल उत्पादन की इकाई में डिफरेंस, तो ये आ जाता है आपका एमसी। तो एमसी का फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। इट मीन्स यहाँ भी लिखो डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। कुल उत्पादन में, कुल लागत में, अरे अपन यहाँ पर सारी बातें लागत पे कर रहे हैं, तो कुल जो लागत में जो खर्च में परिवर्तन आया है किसकी वजह से, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की वजह से, तो ये आ जाता है एमसी। तो अपना ये तो टीसी है, और टीसी के अंदर मतलब इन दोनों का चेंज, 18 में से 10 गए तो पहले तो कुछ नहीं आएगा, 18 में से 10 गए तो 8, 8 में 1 का भाग तो 1, फिर 24 में से 18 तो 6, 28 में से 4, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 8, इसको 14 में से 8 गए तो 6, और तो ये 6 का डिफरेंस आ गया। 4 में से 4 गए 0, ये 10 का डिफरेंस आ गया, और 10 में से 4 गए तो 6, और ये 16 का डिफरेंस आ गया। तो ये आ गया आपका एमसी। अब मैंने आपको सातों की जो डेफिनेशन बता दी और एक सारणी बता दिया। अब अपना जो ये इसके ग्राफ बना के अपन देख लेते हैं। यहाँ पर वही अपना उत्पादन की मात्रा ले ली, और यहाँ पर अपन ये चारों ले लेंगे, औसत, स्थिर लागत, औसत परिवर्तित लागत, और औसत लागत और सीमांत लागत। तो आप देखेंगे कि जो औसत लागत है, औसत स्थिर लागत, वो क्या हो रही है, 0 से 10 पहले बढ़ रही है और फिर कम हो रही है। तो इसका ग्राफ लगभग इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। और फिर अपन काय की बात कर रहे हैं, एबीसी और एसी, तो यह आ जाएगा आपका एबीसी और यहाँ आ जाएगा एसी, और जो एमसी का ग्राफ है लगभग इस तरह का आएगा। तो हमने एक ही ग्राफ के ऊपर इन चारों चीजों को बता दिया, जबकि 3 ग्राफ अपन ने पहले वाले ग्राफ पे देखे थे। तो बच्चों आज अपन ने पढ़ा कि अल्पकालीन जो लागतें होती हैं उसके कुल 7 प्रकार पड़े। कुल स्थिर लागत है ना, ऐसी लागतें जो उत्पादन की प्रक्रिया के अंदर स्थिर रहती है, जो अपन यहाँ पर 10 ली थी, इन्हें कुल स्थिर लागत कहते हैं। और वह लागतें जो उत्पादन प्रक्रिया में बढ़ती जाती है उसे कुल परिवर्तित लागत कहते हैं। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत को जोड़ा तो हमारा कुल लागत आ गया। कुल स्थिर लागत में हमने उत्पादन की मात्रा का भाग दिया तो औसत स्थिर लागत मिल गया। कुल परिवर्तित लागत में अपने उत्पादन की इकाई का भाग दिया तो औसत परिवर्तित लागत आ गया। अब औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तित लागत दोनों को जोड़ दिया तो हमारा आ गया औसत लागत। यहाँ पर एक बात अपनी यहाँ पर खत्म हुई। फिर अपना जो रह गया था वो था कि एमसी मतलब सीमांत लागत, और सीमांत लागत के लिए है कुल लागत में परिवर्तन बटा उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन, अर्थात उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के लिए हमारी जो कुल लागत में चेंज आता है वही हमारा सीमांत लागत होता है। तो बच्चों अपन ने 2 टॉपिक पढ़ लिए 8th चैप्टर के। लागत की अवधारणा के अंदर अपन ने 2 टॉपिक पढ़े हैं। पहले दिन अपन ने लागत, सामाजिक लागतें, मौद्रिक लागतें, अवसर लागत, व्यक्त और अव्यक्त लागतें पढ़ी, और आज अपने अल्पकालीन लागतों के 7 प्रकार पढ़े। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, और इसके बाद जो मैं नोट्स के फोटो अपलोड करती हूँ उससे आप आपके नोट्स तैयार कीजिए, तो आपको लेसन बहुत अच्छे समझ में आएगा। बार बार कह रही हूँ, आप अपने डाउट्स को मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालिए ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। और अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दीर्घकालीन लागतें। तब तक के लिए थैंक यू।